हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास, और इस क्लास में आपको सारे जो जवाब हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में देने हैं साथ साथ में, और देखते हैं कि एंड में सबसे ज्यादा कौन सही जवाब देता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्यालय में कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क से जोड़ा गया है ताकि फाइल साझा की जा सके। यदि नेटवर्क तो चालू है लेकिन कोई भी सिस्टम एक दूसरे की फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। हार्ड डिस्क फुल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल या शेयरिंग परमिशन की सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं है, या सीपीयू धीमा है, या मॉनिटर खराब है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। यदि किसी कार्यालय में कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क से जोड़ा गया है ताकि वह फाइल साझा की जा सके, यदि नेटवर्क तो चालू है लेकिन कोई भी सिस्टम एक दूसरे की फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। दोस्तों ये होगा नेटवर्क प्रोटोकॉल या शेयरिंग परमिशन की सही तरह से कॉन्फ़िगर नहीं है, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस का बी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी ने बी ऑप्शन टिक किया होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर को स्वचालित मशीन कहा जाता है लेकिन वास्तव में यह किसी कारण से पूरी तरह स्वचालित नहीं मानी जाती है। कंप्यूटर को स्वचालित या स्वचालित मशीन कहा जाता है लेकिन वास्तव में यह किसी कारण से पूरी तरह स्वचालित नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये बिजली पर निर्भर है, क्योंकि ये बिना इनपुट के कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत तेज है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्योंकि ये बिना इनपुट के कार्य नहीं कर सकती है, बिना इनपुट के कार्य नहीं कर सकती है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, यदि किसी कंप्यूटर को रैम अधिक यदि किसी कंप्यूटर में रैम अधिक हो लेकिन प्रोसेसर बहुत पुराना हो तो सिस्टम के प्रदर्शन पर सबसे अधिक क्या प्रभाव पड़ेगा। सिस्टम बहुत तेज हो जाएगा, सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करेगा, मल्टीटास्किंग सीमित रहेगी क्योंकि प्रोसेसर बोटलनेक बनेगा, या फिर स्टोरेज समाप्त हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों सही जवाब। दोस्तों होगा मल्टीटास्किंग सीमित रहेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, मल्टीटास्किंग सीमित रहती है क्योंकि प्रोसेसर बोटलनेक बनेगा। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सा उदाहरण स्पष्ट रूप से फर्मवेयर को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण स्पष्ट रूप से फर्मवेयर को दर्शाता है। एमएस वर्ड, विंडोज ओएस, बायोस जो रैम में संग्रहित होता है, या एंटीवायरस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे होगा दोस्तों बायोस जो रोम में संग्रहित होता है, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो उम्मीद करता हूं चार में से आपके 4 प्रश्न एकदम सही हो चुके होंगे भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। यदि कंप्यूटर को अचानक बंद कर दिया जाए और हार्ड डिस्क सुरक्षित रहे लेकिन वर्तमान कार्य नष्ट हो जाए, तो यह किस प्रकार की मेमोरी के कारण हो सकता है या कारण होता है। रोम के कारण, कैश मेमोरी के कारण, रैम के कारण, या फिर सेकेंडरी मेमोरी के कारण। दोस्तों ये सब जो होता है ना भाई, वो होता है रैम के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों, रैम के कारण, क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और दूसरी बात, इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है अगर बिजली गई तो डाटा क्या कर देती है, ये नष्ट कर देती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 6ठे प्रश्न की ओर। 5 में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं भाई। और हाँ, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है इसको। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सीपीयू समय का प्रभावी वितरण करना, स्टोरेज बढ़ाना, वायरस हटाना, या इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। बताइए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना भाई, क्या होता है भाई, सीपीयू समय का प्रभावी वितरण करना। ठीक है, यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने के बाद उसमें बदलाव करने की अनुमति न होना किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने के बाद उसमें बदलाव करने की अनुमति न होना किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, या फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। क्या होगा भाई सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है,
डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, एमएस वर्ड में यदि किसी दस्तावेज में बार बार एक ही शब्द बदला हो तो सबसे उपयुक्त टूल कौन सा है? स्पेल चेक वाला, फाइंड एंड रिप्लेस वाला, मेल मर्ज वाला, या ट्रैक चेंजेस वाला? जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, अगर आपको किसी में बार बार बदलना है तो फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करना होगा। किसका दोस्तों? फाइंड एंड रिप्लेस का। कई बार शॉर्टकट की पूछ ली जाती है इससे, तो यहाँ की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे दोस्तों। स्पेल चेक के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल नहीं, विदाउट कंट्रोल ही F7 का प्रेस करते हैं सीधा। क्या दोस्तों? F7 से क्या होता है, स्पेल चेक होता है, कंट्रोल एस से हम फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स तक पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। मेल मर्ज की प्रक्रिया में डाटा सोर्स का अर्थ क्या है? मेल मर्ज की प्रक्रिया में डाटा सोर्स का अर्थ क्या है? मुख्य पत्र, डिजाइन टेम्पलेट, वह फाइल जिसमें नाम, पता आदि डेटा होता है, या प्रिंटर सेटिंग? पता है दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मेल मर्ज की प्रक्रिया में डाटा सोर्स का अर्थ होता है दोस्तों वह फाइल जिसमें नाम, पता आदि डेटा होता है। सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन होगा। अब चलते दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, एक्सेल में यदि किसी सेल में फॉर्मूला है और परिणाम बदल रहा है क्योंकि इनपुट बदल रहा है तो यह किस विशेषता को दर्शाता है? एक्सेल में यदि किसी सेल में फॉर्मूला है और परिणाम बदल रहा है क्योंकि इनपुट बदल रहा है तो यह किस विशेषता को दर्शाता है? स्टैटिक नेचर, डायनेमिक कैलकुलेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या सॉर्टिंग? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे आएगा डायनेमिक कैलकुलेशन। क्या आएगा दोस्तों? डायनेमिक कैलकुलेशन आएगा भाई यहाँ पे। ओके, एक्सेल में यदि सेल का फॉर्मूला परिणाम बदल रहा है क्योंकि इनपुट बदल रहा है तो किस विशेषता को दर्शाता है? डायनेमिक को, है ना। अगर नहीं बदलता है तो क्या होगा दोस्तों? स्टैटिक नेचर होगा। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें की ओर। लेकिन मुझे बताइए 10 में से आपके कितना स्कोर सही बैठ रहा है, मतलब कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं आपके। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हमारा है दोस्तों फंक्शन कि इफ एंड A1 बड़ा है 40 से, B1 बराबर है यस के, इलिजिबल और नॉट इलिजिबल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस प्रकार के लॉजिक का उदाहरण है? अरिथमेटिक, टेक्स्ट, नेस्टेड लॉजिकल, या फिर स्टैटिस्टिकल? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों ऐसा जो फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला अगर मिलता है आपको, जैसे इफ के अंदर एंड मिल गया है ना, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लॉजिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेस्टेड लॉजिकल बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का प्रयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? स्लाइड प्रिंट करने के लिए, पूरी प्रस्तुति में एक साथ डिजाइन लागू करने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए, या स्लाइड हटाने के लिए? दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होने वाला है पूरी प्रस्तुति में एक साथ डिजाइन लागू करने के लिए। पूरी प्रस्तुति में एक साथ डिजाइन लागू करने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये केवल लैन से बना है, क्योंकि ये कई स्वतंत्र नेटवर्कों को जोड़ता है, क्योंकि ये एक ही सर्वर पर चलता है, क्योंकि ये वायरलेस होता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्योंकि ये कई स्वतंत्र नेटवर्कों को जोड़ता है। बी ऑप्शन इज राइट। क्योंकि ये कई स्वतंत्र नेटवर्कों को जोड़ता है। बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ओके, अब चलते दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डीएनएस का वास्तविक कार्य क्या है? ईमेल भेजना, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, या फिर वायरस हटाना? क्या होगा भाई सही जवाब इसका। दोस्तों होगा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। ठीक है, अब सवाल ये भी उठता है क्योंकि आ चुका है पहले, इसका पूरा नाम पूछ लिया गया है आपसे, तो इसका नाम बता देता हूं पूरा क्या होता है। डोमेन नेम सिस्टम। कोई पूछे एक तरीके से कि भाई डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और आईपी एड्रेस का जो एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको कैसा दिखाई देता है ये, जैसे मैंने कर दिया 192.165.1.47, ऐसे आप देख सकते हो, ऐसा आपको आईपी एड्रेस का एक तरीके से एग्जाम्पल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन दोस्तों, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कौन बदलता है, डीएनएस बदलता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान से देखिएगा एक बार।
15% पूछ रहा है दोस्तों, यदि किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस बदल जाए लेकिन वेबसाइट फिर भी खुली रहे तो इसके पीछे कौन सी सेवा काम कर रही होती है? HTTP, FTP या फिर DNS या SMTP? बताइए दोस्तों कौन सी सेवा काम कर रही होगी ऐसी कंडीशन में? तो यहाँ पे काम कर रही होगी दोस्तों DNS की। किसकी दोस्तों? DNS की। अब मैं यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म की चर्चा करूंगा आपसे। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। FTP का क्या होता है भाई साहब? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। DNS का क्या होता है दोस्तों? वापस बता देता हूं आपको, डोमेन नेम सिस्टम। ओके। SMTP का क्या होता है? ये ईमेल भेजने के लिए काम आता है। क्या दोस्तों SMTP क्या काम आता है? ईमेल भेजने के लिए काम आता है। इसको बोलते हैं दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PROTOCOL प्रोटोकॉल। ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का पूरा नाम होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और बेस्ट तरीके से आपको क्लास लग रही होगी। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या है दोस्तों? ईमेल में अटैचमेंट भेजते समय फाइल का आकार सीमित क्यों होता है? हार्डवेयर के कारण से, सर्वर लोड और नेटवर्क दक्षता बनाए रखने के लिए, वायरस कारणों से या यूजर की गलती से? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे होगा दोस्तों सर्वर लोड और नेटवर्क दक्षता बनाए रखने के लिए। ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ईमेल में अटैचमेंट की सीमा कितनी है भाई? कितनी अटैचमेंट सीमा ईमेल की? तो अगर आप ईमेल करते हो किसी को तो अटैचमेंट अगर जोड़ते हैं तो 25 MB तक के जोड़ सकते हैं दोस्तों। कितने दोस्तों? 25 MB तक हम जोड़ सकते हैं अटैचमेंट। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अकाउंट में लॉग इन करता है तो यह किस श्रेणी में आएगा? यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी के अकाउंट में लॉगिन करता है तो ये किस श्रेणी में आएगा? एथिकल हैकिंग, डाटा बैकअप, अनऑथराइज एक्सेस यानी कि साइबर क्राइम, या नेटवर्क शेयरिंग? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन, अनऑथराइज एक्सेस। क्या दोस्तों? अनऑथराइज एक्सेस होगा। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रियल टाइम प्रोटेक्शन क्यों देता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रियल टाइम प्रोटेक्शन क्यों देता है? सिस्टम धीमा करने के लिए, वायरस को प्रवेश करते समय ही रोकने के लिए, केवल स्कैन करने के लिए, या फाइल डिलीट करने के लिए? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वायरस को स्कैन करते समय या वायरस को प्रवेश करते समय ही रोकने के लिए। क्लियर? ए ऑप्शन इज राइट, सॉरी बी ऑप्शन इज राइट। बी आएगा भाई 18वें में। ठीक है। तो किस किस को क्लास अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें क्लास को। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में OTP का क्या महत्व है? बताइए दोस्तों। पासवर्ड हटाना, अतिरिक्त पहचान सत्यापन प्रदान करना, अकाउंट बंद करना, या नेटवर्क बंद करना? दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात की जाए तो ये होता है अतिरिक्त पहचान सत्यापित करना या सत्यापन प्रदान करना। ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां है, ई गवर्नेंस से सरकार और नागरिक दोनों को लाभ क्यों होता है? क्योंकि प्रक्रिया जटिल हो जाती है, क्योंकि केवल कर्मचारी लाभ देते हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद रहता है, क्योंकि पारदर्शिता, समय व लागत की बचत होती है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पारदर्शिता होती है, समय और लागत की बचत होती है। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति यूपीआई से भुगतान करता है तो धन ट्रांसफर किस आधार पर होता है? अकाउंट प्लस IFC, केवल मोबाइल नंबर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि VPA, या ATM कार्ड? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे आएगा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। VPA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, IMPS और RTGS दोनों में समानता क्या है? दोनों धीमे हैं, दोनों केवल बैंक के समय में, दोनों केवल छोटी राशि के लिए होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है? तो दोस्तों इसमें आएगा दोनों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है। डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्लाउड स्टोरेज अपनाने से पहले या क्लाउड स्टोरेज अपनाने से व्यक्ति कंप्यूटर पर क्या प्रभाव पड़ता है?
व्यक्तिगत कंप्यूटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टोरेज की आवश्यकता बढ़ जाती है, स्थानीय स्टोरेज पर निर्भरता कम हो जाती है, कंप्यूटर धीमा हो जाता है, वायरस अपने आप बढ़ जाते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों स्थानीय स्टोरेज पर निर्भरता कम हो जाती है। क्लियर? बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न पूछ रहा है बैकअप और अचीव में मुख्य अंतर क्या है? दोनों समान है। बैकअप आपदा से बचाव हेतु, अचीव जो होता है दीर्घकालीन संग्रह हेतु, अचीव स्थानीय होता है, बैकअप केवल ईमेल के लिए होता है। यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, बैकअप आपदा के बचाव हेतु और दीर्घकालीन संग्रह हेतु क्या हो गया दोस्तों? अचीव हो गया। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा लाभ क्या माना जाता है? महंगा होता है, केवल इंटरनेट पे चलता है, वायरस अधिक होते हैं, कोड में बदलाव की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है दोस्तों? ये बदलाव की स्वतंत्रता देता है, कोड में बदलाव की स्वतंत्रता। बी ऑप्शन इज राइट, सॉरी डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। पीडीएफ फॉर्मेट सरकारी व आधिकारिक दस्तावेजों में अधिक उपयोग क्यों होता है? क्योंकि ये आसानी से बदल जाते हैं, क्योंकि ये केवल मोबाइल पर खुलता है, क्योंकि ये बड़ा साइज लेता है, क्योंकि ये लेआउट को सुरक्षित रखता है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? पीडीएफ फॉर्मेट सरकारी व आधिकारिक दस्तावेजों में अधिक उपयोग क्यों होता है? क्यों होता है भाई अधिक उपयोग? जल्दी से बताइएगा क्यों होता है अधिक उपयोग? क्योंकि ये लेआउट को सुरक्षित रखता है, क्योंकि ये लेआउट को सुरक्षित रखता है। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर एथिक्स का पालन न करने से क्या जोखिम होता है? कंप्यूटर एथिक्स का पालन न करने से क्या जोखिम होता है? सिस्टम तेज हो जाता है, कानूनी व नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इंटरनेट मुक्त हो जाता है, या स्टोरेज बढ़ जाता है? बताइए दोस्तों क्या होता है? कंप्यूटर एथिक्स का पालन न करने से क्या जोखिम होता है? दोस्तों कंप्यूटर एथिक्स का पालन न करने से जो जोखिम होता है ना भाई, वो होता है कानूनी व नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कानूनी व नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है यदि कोई वेबसाइट बार बार पासवर्ड बदलने की सलाह देती है तो इसका उद्देश्य क्या होता है? यदि कोई वेबसाइट बार बार पासवर्ड बदलने की सलाह देती है तो इसका उद्देश्य क्या होता है? यूजर को परेशान करना, सिस्टम धीमा करना, अकाउंट सुरक्षा बढ़ाना, या डेटा हटाना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? यदि कोई वेबसाइट बार बार पासवर्ड बदलने की सलाह देती है तो इसका उद्देश्य क्या होता है? अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाना। क्या दोस्तों? अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें क्वेश्चन की ओर। स्प्रेडशीट में चार्ट का प्रयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? डेटा छुपाने के लिए, गणना करने के लिए, डेटा को ग्राफिकल रूप में समझने के लिए, या फॉर्मूला हटाने के लिए? तो दोस्तों इसका मुख्य रूप किया जाता है डेटा को ग्राफिकल रूप में समझाने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है हमारा यदि किसी एक्सेल सीट में गलत डेटा के कारण गलत परिणाम आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? फॉर्मूला व इनपुट वैल्यू, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या इंटरनेट? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? यदि किसी एक्सेल सीट में गलत डेटा के कारण गलत परिणाम आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? दोस्तों पहले जांचना चाहिए फॉर्मूला सही है ना और वह इनपुट वैल्यू सही है ना, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये थे 30 प्रश्न आपके, और 30 में से मुझे उम्मीद है पूरे 30 आपके सही हो गए होंगे भाई। तो किस किस के पूरे 30 में से 30 सही हो चुके हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास कैसी लगी ये भी बताना दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, धन्यवाद। और अभी तक अगर शेयर नहीं किया, धन्यवाद। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया इस क्लास को तो शेयर कर दो सभी बच्चों के साथ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।